जंगल के सभी पक्षी अपने मजबूत घर बनाने में लगे हुए थे। जंगल के सभी पक्षी बारिश शुरू होने से पहले पहले अपने नए घर बनाने की तैयारियां कर रहे थे। वही रानो चिड़िया जो अंडे देने वाली थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह कैसे ही अपना घर बना सकती थी। रानो चिड़िया खुले आसमान में एक पेड़ पे बैठी हुई ये सोच रही थी, हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? जंगल के सभी पक्षी अपने अपने लिए घर बना रहे हैं, लेकिन मैं कैसे घर बनाऊं? मुझसे तो उठा भी नहीं जाता, ना ही दाना लेने जाया जाता है। भगवान जी कृपया मेरी मदद करें। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया पूरा 7 अंडे देती है। जंगल में बारिशें शुरू होने वाली है। मैंने तो पूरे 7 अंडे दिए हैं। ना जाने मैं अपने अंडों को कैसे ही सुरक्षित रख पाऊंगी। भगवान जी, जब तक मेरे अंडों में से बच्चे नहीं निकल जाते, कृपया हमारी रक्षा करना। कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया के 7 अंडों में से 7 बेटी चिड़िया जन्म लेती हैं। रानो चिड़िया की छोटी छोटी बेटियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक से जोरदार बिजली कड़कती है और चारों तरफ काले घने बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। तेज हवाएं पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्ची को खुले आसमान के नीचे लेकर बैठी हुई थी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरी नन्ही नन्ही बच्चियां आज ही अंडे से बाहर आई हैं। ये ठंड से कांप रही है। ये मेरा छोटा सा घोंसला, अगर बारिश हो गई तो ये तो पानी से भर जाएगा। मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भगवान जी हमारी मदद करें। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे रानो चिड़िया घोंसले समेत अपनी बच्चियों के साथ आराम से नीचे गिर जाती है। नहीं, मेरा घोंसला, मेरी बच्चियों, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। रानो चिड़िया की बच्ची अब बहुत ज्यादा छोटी थी। वह तो उड़ भी नहीं पा रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चियों को अपने पेट पर बिठाकर उड़ने लगती है। बारिश में उड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन माँ का प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है। काफी देर उड़ने के बाद रानो चिड़िया को एक खाली पुराना घोंसला नजर आता है। वह एक पक्का घोंसला था। रानो चिड़िया फौरन उस घोंसले के अंदर चली जाती है। मेरी नन्ही नन्ही बच्चियों, थोड़ी देर आराम कर लो। हम यहाँ पर कम से कम बारिश से तो बच ही सकते हैं। लेकिन उनकी परीक्षा शायद अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है। रानो चिड़िया देखती है कि एक कौवा और एक कौवी उनके घर के अंदर आ गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कौवा और कौवी यहाँ कैसे आए? दुष्ट कालू कौवा और गोरी कौवी वे उसके छोटी छोटी बच्चियों को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी गोरी कौवी कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? हमारे घोंसले में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? गोरी, आज की हमारी दावत है। देखो तो जरा कितनी सारी नन्ही नन्ही चिड़िया है। मजा आ जाएगा आज तो। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छोटी छोटी चिड़ियों का शिकार तो हम जैसे कौवे भी कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज तो मजा ही आ गया। गोरी कौवी और कालू कौवी की चोंच से ऐसी बात सुनकर रानो चिड़िया का दिल तो दहशत से कांप उठता है। वह जानती थी कि वह दोनों बहुत ज्यादा शातिर और बुरे हैं। रानो चिड़िया उनके आगे गिड़गिड़ाने लगती है। नहीं नहीं कौवे भैया, कौवी बहन, ऐसा ना करें। मेरी बच्चियाँ अभी बहुत ज्यादा छोटी है। ये तो आज ही अंडे से बाहर आई हैं। कृपया आप इन्हें ना खाना। मैं आपके आगे पर जोड़ती हूँ। कृपया मेरी बच्चियों को छोड़ दो। अरे छोटी चिड़िया, क्या तुझे नहीं पता? ये तो जंगल का नियम है। क्या तू जंगल का नियम नहीं जानती?
जो भी यहाँ पर कमजोर होता है वो तो मारा ही जाता है, और तुम तो बिना घर की, वो भी बारिश में भीगी हुई, कितनी लाचार हो तुम। कालू जी, जाएं जाकर बाहर से कुछ मसाला ले आए। मैं कुछ बच्चियों का सूप बना लूंगी और कुछ को कच्चा चबाकर ही खा जाऊंगी। कितना ज्यादा मजा आएगा। छोटी चिड़िया, हमें बड़े पक्षियों को खाने का कोई भी शौक नहीं है। जा यहाँ से दफा हो जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं कवि भैया ऐसा ना कहें। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी, बस आप मेरी बच्चियों को छोड़ दें। छोटी चिड़िया, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं। अगर तू सच में अपनी बच्चियों को बचाना चाहती है तो जा जल्दी से हमारे लिए भोजन की तलाश करके लेकर आ, वरना हम खुद ही तेरी बच्चियों को चट कर जाएंगे। गोरी तुम ये क्या कह रही हो? ये चिड़िया इतनी बारिश में कहाँ से भोजन लाएगी? सुन चिड़िया, अगर तू हमें रोजाना भोजन लाकर देती रहेगी तो तेरी बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी। अगर तूने हमें भोजन न लाकर दिया तो उसी दिन हम तेरी बच्चियों को खा जाएंगे। तू इस घोंसले में रह सकती है, लेकिन तुझे इसके बदले, अपनी बच्चियों की जान के बदले, तुझे हमें रोज रोज भोजन लाकर देना होगा। बता, अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना तुझे यही पेड़ से गिराकर मार दूंगी और तेरी बच्चियों की भी दावत उड़ाऊंगी मैं। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगल में बारिश बहुत तेज हो रही थी, ऐसे में वह बेचारी खाना कहाँ से ही लाती। लेकिन रानो चिड़िया जानती थी अगर वह कुछ नहीं कर पाई तो उसकी बेटियों को कालू कौवा और गोरी कौवी खा जाएंगे। ठीक है कौवे भैया, कौवी बहन, मैं आपके लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस ना लौटूं मेरी बच्चियों को तुम्हें पर भी ना लगाना। ठीक है जा, लेकिन जल्दी वापस आना। हम बहुत ज्यादा भूखे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुझे देर हो और हम तेरी बच्चियों की ही दावत उड़ा लें। क्यों कालू जी? हाँ, छोटी चिड़िया, जल्दी जा और जल्दी आ। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से तुरंत उड़ जाती है, लेकिन वह खाना लेने नहीं जाती, बल्कि वह जंगल में मदद मांगने के लिए उड़ जाती है। तभी उसको उल्लू बाबा का ख्याल आता है। उल्लू बाबा जंगल के सबसे समझदार पक्षी थे। वह फौरन उड़कर उल्लू बाबा के पास चली जाती है और उनसे भीख मांगती है। उल्लू बाबा, मेरी मदद करें, मैं आपसे अपनी बच्चियों की जान की भीख मांगती हूँ। वह दुष्ट कौवा और कौवी मेरी बच्चियों को अपने पास रखा हुआ है। अगर मैं उनके लिए खाना नहीं लेकर गई तो वो मेरी बच्चियों को खा जाएंगे। बेटी डरो मत, जंगल के पक्षी बहुत निर्दयी हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ऐसे पक्षी ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उल्लू बाबा एक चील को जानते थे। वह फौरन चील को लेकर सीधे कालू कौवा और गोरी कौवी की ओर निकल जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों रानो चिड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर उल्लू बाबा और रानो चिड़िया चील के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया की सातों बेटियां आराम से एक जगह पर बैठी हुई थी। वह डर से एक दूसरे से चिपकी हुई बैठी थी और ठंड से कांप रही थी। उनके अंदर बहुत दहशत और डर भरा हुआ था। तभी चील कालू कौवे और गोरी कौवी पर हमला कर देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी की जान चली जाती है। रानो चिड़िया उन सभी का शुक्रिया अदा करती है। उल्लू बाबा, चील दी, अगर आज आप ना होते तो ना जाने मेरी बेटियों को क्या ही होता। शायद वे कौवा कौवी मेरी बच्चियों को खा गए होते। और फिर रानो चिड़िया उसी घर में हंसी खुशी अपनी सातों बेटियों के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए।
होशियारी और एकता से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। बर्फ पड़ने के साथ साथ बारिश भी हुआ करती। वह कौवा तो ठंड के मारे मर जाता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं? इसे ना दाना लेने जाना था ना ही कुछ। इतना ज्यादा आलस भी अच्छा नहीं होता। एक पेड़ पर रानो चिड़िया रहा करती थी और वहीं दूसरे पेड़ पर एक कालू कौवा भी रहता था। वह हर वक्त बस सोता ही रहता था। जब भी उसे भूख लगती वह इधर उधर अपनी नजर दौड़ाता और जिस भी पक्षी के घोंसले में दाना मिलता वह फौरन उसके घोंसले से दाना खा लिया करता था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही दाना इकट्ठा कर रही थी और बाकी जंगल के समझदार पक्षी भी दाना इकट्ठा कर रहे थे। वहीं वह सुस्त कौवा आराम से सो रहा था। रानो चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, कालू भैया चले दाना लेने। आप तो सोते रहते हैं, चले दाना लेने चले। जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। इतनी तेज बर्फ में हमें दाना नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि अभी मेहनत कर हम जंगल में दाना इकट्ठा कर लें। तोते भैया, बुलबुल बहन और बाकी सब पक्षी भी जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? मुझे अभी नींद आ रही है और तुम्हें तो पता ही है मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है। जब वो आ जाएगी तभी मैं दाना लेने जाऊंगा। परंतु कौवे भैया, उनके आने से पहले भी तो आप दाना इकट्ठा कर सकते हैं ना। वैसे भी जंगल में बहुत जल्दी अब बर्फ पड़ने लगेगी, तब आप क्या करेंगे? अरे छोटी चिड़िया, तू मुझे ज्ञान मत दे। अब जाओ यहाँ से, सोने दे मुझे। ऐसा कहकर वह आलसी कौवा तो सो जाता है। मम्मा चिड़िया हरियाली तोती के साथ दाना लेने चली जाती है। बेवकूफ चिड़िया आई बड़ी, दाना लेने चलो। मुझे क्या जरूरत है दाना लेने जाने की, मैं लाऊंगा बड़ा दाना। लाओ ना, तुम सब जंगल के पक्षी दाना लेकर आओ। इकट्ठा करो दाना, मैं तो 1 मिनट में चुरा कर खा ही लूंगा। ऐसा कहकर वह बगैरत कौवा हंसने लगता है, परंतु उसे आगे आने वाली मुसीबत के बारे में जरा भी पता नहीं था। सभी पक्षी दाना लाते और उनका दाना चुरा कर वह खा लिया करता था, क्योंकि वह पक्षी बहुत ज्यादा मात्रा में दाना लेकर आते और वह सभी के घोंसलों में से थोड़ा दाना चुरा कर खा लिया करता। उसका पेट भी भर जाता और ऐसे ही जंगल के पक्षियों को पता भी नहीं चलता था कि आखिर उनका दाना चुरा भी है या नहीं। बेचारे जंगल के गरीब पक्षी, वह तो मेहनत से दाना ढूंढते और अपने अपने घोंसलों में दाना इकट्ठा किया करते थे, ताकि वह सर्दियों के मौसम में आराम से घर बैठकर दाना खा सकें। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। रानो चिड़िया फिर से कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आप मेरी बात माने, आप भी दाना इकट्ठा कर लें। गौरी बहन भी मायके से वापस आने वाली ही होंगी, उन्हें क्या खिलाएंगे आप जब वह वापस आएंगी? चिड़िया, तुम मेरी फिक्र नहीं करो। मेरी पत्नी की और मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अपना देखो, मैं अपना देख लूंगा। मेरी फिक्र मत करो। कौवे भैया, परंतु मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आगे आने वाले समय में आपको मुसीबत ना झेलनी पड़े। अरे मुझे क्यों मुसीबत झेलनी पड़ेगी चिड़िया, तू मेरे सर में दर्द ना कर और यहाँ से चली जा। वैसे भी मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। जब वहाँ से आऊँगा तो दाना भी ढूंढता लाऊंगा खाने के लिए। अब जाओ यहाँ से। बेहद दुष्ट कौवा तो छोटी चिड़िया को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। मम्मा चिड़िया बेचारी अपने घोंसले में आकर बैठ जाती है। अब मैंने कौवे भैया से ऐसा भी क्या कह दिया था, मैं तो उनके भले के लिए ही कह रही थी। कोई बात नहीं, जब जंगल में बर्फ पड़ेगी तब उन्हें पता चलेगा। मैं भी दाना नहीं दूंगी और जंगल का कोई भी पक्षी उन्हें दाना नहीं देगा।
ऐसे ही कौवा भी अपनी पत्नी गौरी को लेने चला जाता है। उसकी पत्नी गौरी उसे वहीं रोक लेती है क्योंकि उसका कुछ और दिन अपने मायके में रहने का मन था। कालू कौवा भी आराम से उसके मायके में ही रुक जाता है। कोलू जी, आपने दाना तो इकट्ठा कर लिया है ना? वो पत्नी जी, चलो तो मेरे साथ। तुम दाने की चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दाना खिलाऊंगा। हाँ, मेरे सुंदर पति ठीक है। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। गौरी ऐसे क्या पूछ रही थी? तुम्हें तो पता है ना कि हम दाना कैसे खाते हैं। दूसरे पक्षियों ने अपने घोंसलों में भर भर के दाना इकट्ठा किया हुआ है। मैं तो रोज चुरा चुरा कर ही खा रहा था। तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए भी चुरा कर दाना ले आऊंगा। और पिछली बार भी तो हमने चुरा चुरा कर ही दाना खाया था। हाँ पति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी मुझसे भी इतनी मेहनत नहीं होती कि मैं रोज रोज दाना इकट्ठा करूं। इसलिए तो मैं यहाँ अपने माँ के घर आ गई थी। वह चिड़िया और वे मोटी चोंच वाला तोता और तोती मुझसे हर वक्त यही कहते रहते हैं, दाना लेने चलो, दाना लेने चलो। मेरा दिमाग खराब करके रख देते हैं। ऐसे ही वह पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। वहीं जंगल के पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं। तोते भैया, पिछली बार सर्दियों में ना जाने कितने पक्षी मर गए थे। मैं चाहती हूँ कि इस बार हम सब अपने अपने पक्के घर बना लें। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। मेरा भी यही ख्याल है। इस बार हम सबको अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। बुलबुल बहन, आपका क्या ख्याल है? आप पक्का घर नहीं बनाएंगी? मैं तो बीमार हूँ, मुझसे दाना लेने भी नहीं जाया जाता। मैं अपना घर कैसे ही बनाऊंगी? अरे बुलबुल बहन, रोना बंद करें। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपकी मदद कर दूंगी। ऐसे ही वे पक्षी जंगल से लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। वह सब लकड़ियाँ काट कर लकड़ियाँ ले आते हैं और एक एक कर सभी अपना अपना घर बनाने लगते हैं। सबसे पहले रानो चिड़िया तो आते ही अपना घर बनाना शुरू कर देती है। रानो चिड़िया का घर का ढांचा बनकर तैयार था। बस घर का ढांचा तो तैयार हो गया है। अब बस कुछ ही दिनों में मेरा घर पूरी तरह बन जाएगा और उसके बाद मैं बुलबुल बहन की भी घर बनाने में मदद कर दूंगी। रानो चिड़िया ऐसे ही सोच सोच कर खुश हो रही थी। वह तो अपना घर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हरियाली तोती और मिठू तोता भी अपना घर बनाने में लगे हुए थे। उनके घर का ढांचा बनकर भी तैयार था। बस बन गया हमारा घर कुछ ही दिनों में बन गया। क्यों हरियाली, हमारा घर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। फिर मेरी सुंदर पत्नी उस घर में रहा करेगी। मित्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी इंतजार है। फिर हम इस सर्दियों से अपनी जिंदगी बिताएंगे। पिछली बार जब जंगल में पक्षी मरी थी, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। मुझे लग रहा था कहीं मैं भी ना मर जाऊं। परंतु अब हम अपने घर में हंसी खुशी रहेंगे। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर बनाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। सभी के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। एक तरफ रानो चिड़िया का पक्का घर बनकर तैयार हो गया था। वहीं मिठू तोते ने भी अपना पक्का घर बना लिया था। जल्दी करो, जल्दी फटाफट से तैयार हो जाओ। आज हमें जंगल की ओर निकलना है। यहाँ पर तो और ज्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं। मुझसे यहाँ की सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं होंगी। हाँ कोलू जी, बस कर ले मैंने पैकिंग। बस अब चल ही रहे हैं। ऐसा कहकर वे कौवा और कौवी अपने जंगल की ओर आ जाते हैं। वह जंगल आकर देखते हैं कि सभी पक्षियों ने अपने पक्के घर बना लिए हैं। कौवा और कौवी उनके पक्के घर देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
गौरी गौरी, इन लोगों ने तो अपने पक्के घर बना लिए, दाना कहाँ से चुराएंगे अब हम? कालू जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि दाना इकट्ठा कर लेना। वाह 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 वाह, तू जाए आराम से अपने मायके, वहाँ पर भर भर के खा खा कर मोटी होकर आए, और मैं यहाँ तेरा नौकर बैठा हूँ जो तेरे लिए दाना इकट्ठा करूँ। कालू जी, क्या आप यही दिन दिखाने के लिए मुझे मेरे मायके से लेकर आए थे? मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, और अगर आपने मेरी मायके की तरफ एक पर भी बढ़ाया तो आपकी टांगे तोड़ दूंगी मैं। ऐसा कहकर गौरी कौवे वहाँ से चली जाती है और वह उड़ते उड़ते वापस अपने मायके पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ कौवा बेचारा अकेला रह गया था। उसके पास ना तो रहने के लिए पक्का घर था, ना ही खाने के लिए दाना। कौवे को बहुत जोर से भूख लगती है और वह जंगल में दाना ढूंढने जाता है, परंतु उसे किसी का भी घोंसला नजर नहीं आ रहा था। उसको तो दाना चुरा कर खाने की जो आदत लगी हुई थी। बेचारा दाना ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं किसी पक्षी से मदद मांग लूं, परंतु कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करने वाला था। कौवा फिर भी रानो चिड़िया के घर जाता है और रानो चिड़िया उससे कहती है, कौवे भैया, मैंने आपको कितना समझाया था कि आप भी अपने लिए दाना इकट्ठा कर लें, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं आपको अभी तो दाना दे देती हूँ, परंतु मैं रोज रोज आपको दाना नहीं दूंगी। ये लें, ये दाना आप ले जाएं। मैं अंडे देने वाली हूँ, अब मैं और दाना नहीं दे सकती, क्योंकि अंडे देने के बाद भी मुझे अपने अंडों की सुरक्षा के लिए यही रहना होगा। मेरे पास इतना ज्यादा दाना नहीं है। आज के लिए तो आप दाना ले लें, परंतु दोबारा मेरे घर में वापस न आना। कौवा तो बेचारा वे दाना खाकर अपने उस घोंसले में सो जाता है। धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी। बर्फ बहुत जोरों से पड़ने लगी थी। बर्फ पड़ने के साथ साथ बारिश भी हुआ करती। वह कौवा तो ठंड के मारे मर जाता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं। इसे ना दाना लेने जानो का ना ही कुछ, इतना ज्यादा आलस भी अच्छा नहीं होता। एक तरफ जहाँ कौवा मर जाता है, वहीं जंगल के समझदार और मेहनती पक्षी आराम से अपने पक्के घरों में रह रहे थे। वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। मम्मा चिड़िया भी अंडे दे देती है और अपने अंडों की देखभाल करती है। उसके घर में तो बहुत सारा दाना रखा हुआ था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा आलस नहीं करना चाहिए। हमें पूरी मेहनत से अपना कार्य करना चाहिए, ताकि आने वाला समय हमारा अच्छा बीत सके। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। वह अपनी सौतेली बहन गौरी कौवे के साथ में रहा करती थी। गौरी बहन, कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा दाना और दे दें, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे अरे मनहूस, तेरी बूढ़ी माँ मरने से पहले यहाँ कोई खजाना रख कर चली गई थी क्या, जो मैं तेरी चटोरी जबान का ख्याल रखती रहूं। अब कोई दाना वाना नहीं है, चल जा यहाँ से और जाकर बर्तन धो ले। सुबह उठकर जल्दी घर का सारा काम निपटा लेना। गरीब चिड़िया को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वह रोने लगती है। रानो चिड़िया को रोता देख उसकी बूढ़ी दादी को उसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस हो जाता है और वह अपनी गौरी से कहती है, अरे गौरी बेटा, क्यों डांट रही है अपने बहन को? जरा सा दाना ही तो मांग रही है, दे देना बेटा इसे दाना। आप तो चुप ही रहे दादी, सारा कसूर आपके बेटे का है। और पिताजी को क्या जरूरत थी दो शादियां करने की? अब खुद तो चले गए और तुम दोनों को मेरे ऊपर छोड़ गए। तुम्हारी दवाइयों का खर्च, ऊपर से इसकी चटोरी जुबान, तुम दोनों को एक साथ ही मैं इस घर से निकाल दूंगी।
अब दफा हो जाओ मेरी सूरत पर से। बस बेटी बस, अब और ज्यादा हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। मैं अपनी बेटी रानो को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रानो बेटा चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इससे और ज्यादा बेइज्जती अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे ही रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी दादी के साथ घर से चली जाती है, परंतु उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों दूसरे जंगल में जाकर घास फूस इकट्ठा कर एक छोटा सा घोंसला बना लेते हैं और उसमें ही रहने लगते हैं। एक दिन रानो की बूढ़ी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रानो बेटी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। दादी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप आराम करें। मैं अभी जाकर आपके लिए दवाइयाँ ले आती हूँ। ऐसे ही रानो चिड़िया घर में रखे कुछ पैसों से अपनी बूढ़ी दादी के लिए दवाइयाँ लेने चली जाती है और साथ ही साथ वे कुछ खाने का सामान भी लेकर आती है। माँ जी, आप ये लें, आप ये खा लें और उसके बाद ये आपकी दवाइयाँ हैं। मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आ गई हूँ, आप ये दवाइयाँ भी खा लें। माँ जी, अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जंगल में काम ढूंढ कर आई हूँ, कल से मैं काम पर जाया करूँगी और फिर हमारे घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, तुझे उस घर से ले आई मैं। अब तुझे भी मेरा ख्याल ही रखना पड़ रहा है। मैं तेरे ऊपर बोझ बन गई हूँ, परंतु मैं क्या करती बेटी, मुझसे अब कोई और काम नहीं होता। कम वक्त ये तबीयत खराब ही रहती है। अब तो ऊपर वाला बुला ले, वही अच्छा है। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही है? कृपया आप ये सब बोलकर मुझे और ज्यादा शर्मिंदा ना करें। मैं हो ना, मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है। कृपया आप चिंता ना करें और टाइम से अपनी दवाइयाँ खाएं। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी माँ जी। अगले दिन रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के घर जाती है। वह वहाँ पर बर्तन झाड़ू कर जो थोड़ा बहुत दाना बचता वही लेकर आ जाया करती। आज तो मालकिन ने बस इतना सा ही दाना दिया है, अब मैं क्या करूं? दाना खा भी तो नहीं सकती। ये दाना तो मुझे दादी माँ के लिए लेकर जाना पड़ेगा। दादी माँ को समय पर दाना और दवाइयाँ खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया भी थोड़ा सा दाना अपनी दादी माँ के लिए ले जाती है और अपनी दादी माँ को वह दाना खिलवा देती है। अरे बेटी, तुम दाना नहीं खा रही। माँ जी, आप मेरी चिंता ना करें, मैंने दाना वहीं पर खा लिया है। कृपया आप दाना खा लें और टाइम से दवाइयाँ भी ले रही है ना? हाँ हाँ बेटी, मैंने जो दाना रखा था उसे खाकर दवाई ले ली थी। रानो चिड़िया उस दिन भूखी ही सो जाती है क्योंकि घर में दाना जो नहीं था। ऐसे ही अगले दिन फिर से रानो चिड़िया हरियाली तोती के घर पर काम करने जाती है। अरे आ गई तो चलो चलो जल्दी जल्दी काम शुरू कर दो, आज मुझे कहीं बाहर जाना है। तुम जल्दी जल्दी काम निपटा कर घर जल्दी ही चली जाना। हाँ हाँ मालकिन, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी फौरन घर का सारा काम निपटा लेती है और घर का बचा हुआ दाना लेकर वह घर वापस चली जाती है। दाना आज भी बहुत कम था। वह सोचती है कि पहले दादी माँ को ही क्यों ना मैं दाना खिला दूं। माँ जी, ये लीजिए, जल्दी से दाना खा लीजिए। बेटी आजा, तू भी मेरे साथ ही दाना खा ले। नहीं नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, मैंने मालकिन के घर पर ही दाना खा लिया था, आप दाना खा लें। ऐसे ही उसकी बूढ़ी दादी दाना खा लेती है। रानो चिड़िया को बहुत जोर से भूख लग रही थी। जैसे ही दादी माँ दाना खाकर सोती, वैसे ही रानो चिड़िया दाना खाने लगती है। अब तो मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही।
चलो अच्छा है कि दाना बच गया। जल्दी जल्दी दाना खा लेती हूँ, भूख के मारे मेरी तो जान ही निकली जा रही है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया बस दाना खाने ही वाली थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया जब घर के बाहर जाकर देखती है तो उसके दरवाजे पर एक उल्लू बाबा खड़े थे। रानो चिड़िया उनसे कहती है, बाबा जी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आपको खाना चाहिए या रात बिताने के लिए जगह? कृपया आप मुझे बताएं। बेटी मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैं सफर के लिए निकला था, परंतु मुझे जंगल में कहीं भी दाना नहीं मिल रहा। कृपया मेरी मदद करो, मुझे कुछ दाना खिला दो। बेचारी भूखी रानो चिड़िया अपने हिस्से का दाना ही उस उल्लू को खिला देती है। उल्लू बाबा दाना खाकर खुश हो जाते हैं, उनका पेट भर जाता है। बेटी तुमने मुझे दाना खिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी बेटा। बेटी तुमने एक साधु उल्लू की मदद की है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा या धन दौलत तो नहीं है, परंतु ये लो, ये कुछ कटहल के बीज हैं। तुम इन्हें अपने घर के बाहर लगा देना। ऐसा कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही रानो चिड़िया खुशी खुशी उसी समय वह भी अपने घर के बाहर लगा देती है। रात की वक्त वह दादी पोती आराम से सो रही थी। अगले दिन सुबह जब रानो चिड़िया अपने घर से बाहर जाकर देखती है तो उसके घर के बाहर तो कटहल का एक बहुत विशाल पेड़ था, जिस बहुत ज्यादा कटहल लगे हुए थे। रानो चिड़िया उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी समझ नहीं आ रहा था, परंतु देर से ही सही रानो चिड़िया के समझ आ जाता है। हे ऊपर वाले, ये कैसा चमत्कार है। कल ही तो मैंने ये बीज लगाए थे और इतनी जल्दी ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। जरूर उन उल्लू बाबा ने मुझे जादुई बीज दिए होंगे। रानो चिड़िया एक कटहल तोड़ती है और फिर उसकी सब्जी बनाकर घर में खाती है। वह कटहल तो आम कटहल के हिसाब से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। दादी माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज ही मैं कटहल तोड़ तोड़ कर बाजार में जाकर बेचूंगी। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे किसी के घर पर काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बाजार जाकर इन कटहल को ही बेचूंगी और इससे जितने भी पैसे आएंगे उससे मेरे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उस पेड़ पर जाती है और कुछ कटहल तोड़ लेती है। रानो चिड़िया देखती है कि जैसे जैसे वो कटहल तोड़ रही है उस पर तो नए कटहल उग रहे हैं। रानो चिड़िया समझ जाती है कि यह कभी ना खत्म होने वाले कटहल हैं। रानो चिड़िया ऐसे ही अपने पेड़ से कटहल तोड़कर उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेच देती है। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने घर में अपनी दादी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। रानो चिड़िया की गरीबी भी दूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी कौवे को पता चलता है कि उसके पिता ने उधार लिया था और उसी उधार के चलते एक चील उसके घर पर कब्जा कर लेती है और गौरी कौवे को घर से बाहर निकाल देती है। गौरी कौवे बेचारी रोती रह जाती है। वह बिल्कुल अकेली थी। गौरी कौवे तो अकेली रह जाती है। उसके पास अब कोई भी न था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी क्योंकि जंगलों में सर्दियों का मौसम जो आ गया था। अरे गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आप दोनों इतनी बर्फ में बाहर क्यों खेल रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको ठंड हो जाएगी। चलें जल्दी से अंदर आके खेलें, बाहर नहीं खेलें।
इतना कहकर मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। गुड़िया और कुक्कू भी घर के अंदर जाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर जग्गू आ जाता है। जग्गू के हाथ में एक मीठा फल था। लो 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 लो, ये वो जंगल का सबसे अमीर पक्षी जग्गू, और ये दोनों जंगल के सबसे गरीब पक्षी हैं। मैं खाता मीठे मीठे फल और ये गरीब पक्षी खाते सूखा सूखा दाना। ला 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 ला। ऐसा कहता हुआ जग्गू वहाँ से निकल जाता है। गुड़िया और कुक्कू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुड़िया और कुक्कू जग्गू की चोट से यह बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और वह घर जाकर अपनी माँ से कहते हैं, अरे आ गए आप दोनों, ये नहीं, मैंने आप दोनों के लिए दाना निकाल दिया है, चले जल्दी आए और आकर दाना खा लें। नहीं, सूखा दाना नहीं खाना, हमें भी मीठे मीठे फल चाहिए हैं। हम भी मीठे मीठे फल खाना चाहते हैं और अच्छे अच्छे खिलौनों से खेलना चाहते हैं। ओ मम्मा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी मीठे मीठे फल चाहिए और बहुत सुंदर सुंदर खिलौने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही खिलौने जैसे जग्गू के पास है मम्मा। इतना कहकर कुक्कू और गुड़िया तो खूब रोने लगते हैं। हे ऊपर वाले, इन बच्चों को क्या हो गया? अभी तो बाहर बहुत खुशी खुशी खेल रहे थे और अब घर आकर इतना रो रहे हैं। बेटा, आपको क्या हुआ है? चलो अब रोना बंद करो और आप दोनों आज शाम को मीठे फल खाना। मैं आपके लिए मीठे फल लेकर आऊंगी। जैसे तैसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को समझा देती है। बच्चे भी सूखा दाना खा लेते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। दोनों बच्चे मीठे फल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मम्मा चिड़िया को भी याद था। मम्मा चिड़िया घर से कुछ पैसे लेती है और मीठा फल खरीदने चली जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती जाती है और वह जंगल के बाजार में पहुंच जाती है, जहाँ पर बहुत सारे अमीर पक्षी फलों का कारोबार किया करते थे। वे वहीं से कुछ मीठे फल खरीद लेती है। वह अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे आम खरीदती है और वह आम ले जाकर अपने बच्चों को देती है। मेरे प्यारी बेटी गुड़िया और मेरे प्यारे बेटे कुक्कू, ये ले, आप दोनों के लिए मीठे मीठे आम लाई हूँ। आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना आप? हाँ मम्मा, आपको बहुत शुक्रिया, मुझे तो आप ज्यादा पसंद है। ये मजा आ गया। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुशी से कूदने लगते हैं। फिर वह आम खाते हैं। जब गुड़िया और कुक्कू आम खाने लगते हैं तो वह आम तो खट्टे होते हैं। मम्मा चिड़िया जब आम खाकर देखती है, मम्मा चिड़िया को भी आम खट्टा लगता है। ओहो, ये तो कितना बेकार आम है। मैं तो सबसे अच्छे और महंगे वाले आम लाई थी ताकि ये मीठे निकले। ये जंगल के अमीर पक्षी भी ना बस जैसे तैसे खट्टे आमों को ही कान पेट लगाकर बेच देते हैं। बच्चों, ये बाहर का खाना सही नहीं है। आप चिंता मत करें, मैंने दाना रख दिया है। मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को सूखा दाना लाकर दे देती है। दोनों बच्चे वह सूखा दाना खाकर आराम से सो जाते हैं। परंतु मम्मा चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा उदास थी। वहीं दूसरी तरफ जग्गू अपनी माँ से जिद कर रहा था। बर्गर बर्गर बर्गर, मुझे तो बर्गर ही खाना है मम्मा। अरे जग्गू, मैं तेरे ऐप लगाऊंगा। जब देखो बर्गर बर्गर, पिज्जा पिज्जा, चाउमीन चाउमीन, हर वक्त तुझे बाहर का खाना खाना होता है। गौरी, समझा ले अपने बेटे को, पहले ही मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पड़ा है। मेरे पास पैसे नहीं है रोज रोज इसे बर्गर और पिज्जा खिलाने के लिए। आलू जी, क्यों मेरे छोटे से मासूम बेटे पर चिल्ला रहे हैं आप? जग्गू बेटा, तो चिंता ना कर, मैं तेरे लिए कल ही जाकर बाजार से पिज्जा और बर्गर लेकर आऊंगी। मेरा प्यारा बच्चा,
खबरदार कालू जी, जो आपने मेरे मासूम से बच्चे को जरा भी डांटा तो। जग्गू तो खुश हो जाता है, परंतु गौरी कवि ये नहीं समझ पा रही थी कि उसे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। गौरी कवि के घर में ऐसी नौबत आ जाती है कि उसे तो अपना घर ही गिरवी रखना पड़ता है। कालू कौवा अपना घर एक चील के पास गिरवी रख देता है और उससे कुछ पैसे लेकर आता है। अरे ले आया पैसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सुंदर पति। मुझे पता था कि आप पैसे जरूर लेकर आएंगे। जब्बू बेटे, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें मीठे मीठे फल, बहुत सारे खिलौने और साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे पिज्जा, बर्गर सब कुछ दिलाऊंगी। अब तुम मेरे साथ चलना। गौरी कौवे को इस बात का पता भी नहीं था कि कालू कौवे ने एक चील से पैसे उधार लिए हैं और उसके बदले अपना घर उसे दे दिया है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, परंतु कालू कौवे ने जो चील से पैसे लिए थे वह उसे अभी तक वापस नहीं लौटा पाया था। ऐसे ही वह दिन आ जाता है जब वह चील उसके घर आ जाती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। तीनों माँ बेटे घर के बाहर आ जाते हैं। उनके पास रहने के लिए अब जगह भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जग्गू इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ था कि वह तो सूखा दाना भी नहीं खाता है। कालू कौवा और गौरी कौवे मिलकर एक पेड़ पर एक घोंसला बना लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। मम्मा, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना ये दाना। आप ये दाना कहाँ से लाए हैं? मम्मा, मुझे तो मीठे मीठे फल ही खाना है। जग्गू बेटा, तेरे मीठे फल के चक्कर में हम बर्बाद हो गए हैं। कृपया तो जिद ना कर मेरा प्यारा बच्चा, ले ये दाना ही खा ले। तभी वहाँ से मम्मा चिड़िया गुजर रही होती है। वह मम्मा चिड़िया को रोककर उससे कहती है, चिड़िया बहन, क्या आप हमें कुछ दिन के लिए अपने घर पर रख सकती हैं? देखें, यहाँ तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो हम तो डूबकर मर जाएंगे। हम भीग भीग कर ठंड से मर जाएंगे। देखें बाहर कितनी ज्यादा ओस पड़ रही है, यहाँ तो बर्फ गिर रही है, बर्फ। हाँ हाँ गौरी बहन, आप चिंता ना करें, मैं आपको एक घर बताती हूँ, आप वहीं रह लेना। वह घर काफी समय से खाली पड़ा है। मम्मा चिड़िया उसे वह घर बता देती है और कालू और गौरी दोनों ही उस घर में रहने लगते हैं। मम्मा चिड़िया के घर के बाहर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। मम्मा चिड़िया ने जो आम फेंके थे खाकर उसकी गुठली से एक पेड़ निकला था और वह पेड़ बहुत बड़ा हो गया था, जिस पर मीठे मीठे आम आते थे। मम्मा चिड़िया अब उन आमों को बेचकर ही अपना गुजारा चला रही थी। मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे उस पेड़ के आम खाया करते। ऐसे ही मम्मा चिड़िया आमों को तोड़कर गौरी कवि और कालू कौवे के घर भी देकर आ जाती है। गौरी बहन, ये नहीं, आज आप ये आम खा लें, मैं आपके लिए आम लेकर आई हूँ। ऐसे ही गौरी कवि और कालू कौवा उस दिन उस आम से ही काम चलाते हैं। अब तो जग्गू को भी सूखा ही दाना खाना पड़ता था। अम्मा चिड़िया का पेड़ एक जादुई पेड़ था। जब अम्मा चिड़िया ने वे दाना फेंक दिया था तो एक उल्लू बाबा ने उसका दाना खा लिया था और उसके बदले उसे एक जादुई पेड़ दे दिया था। मेरे एक बात समझ नहीं आ रही, ये पेड़ इतना ज्यादा बड़ा इतनी जल्दी हो गया। मैंने जो गुठलियाँ फेंकी थी वह आम तो बहुत ज्यादा खट्टे थे, परंतु मेरे पेड़ के आम इतना ज्यादा मीठे क्यों होते हैं? चिड़िया चिड़िया, उस दिन जो तुमने गुठली खाकर फेंकी थी वह गुठली एक साधु बाबा ने खाई थी और उन्होंने उस गुठली में ऐसी शिफा रखी थी कि वो मीठा हो गया और ऐसे ही मैं बहुत बड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि वे एक जादुई बाबा जो थे। तुम चिंता मत करो और आराम से ये फल खाओ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पक्षी को नहीं दिखूंगा, इसलिए मैं भी सुरक्षित हूँ और इस पेड़ के फल भी। मुझे तुम्हारे सिवा जंगल में कोई नहीं देख सकता। मम्मा चिड़िया
उन फलों को तोड़ती है और बाजार में ले जाकर बेच देती है। मम्मा चिड़िया के फल इतने ज्यादा मीठे थे कि जंगल के सभी व्यापारी मम्मा चिड़िया के फल खरीदा करते थे। ऐसे ही मम्मा चिड़िया की जिंदगी बहुत आराम से चलने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सादगी से ही जिंदगी बितानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। कि कहाँ जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते आती है। क्या हुआ? आप लोगों को कहाँ जाना है? क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या आपको यहाँ से महल जाने का रास्ता पता है? हाँ, मुझे रास्ता पता है, बताइए। क्या मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँ? क्या आप लोग खो गए हैं? दरअसल हम लोग यहाँ पर शिकार करने आए थे और हम लोग यहीं खो गए। अभी तो रात बहुत हो गई है। खूंखार शेर और भेड़िए घूमते हैं, हम जैसे छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं। आप आज रात यहीं रुक जाएं। आप एक काम करें, मेरे साथ चलें। टूनी चिड़िया उन लोगों को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है और उस छोटे से घोंसले में ही वहीं रुक जाती है। वह उनको जो दाना पानी होता है वह खिलवा देती है। जग्गू कौवे को वह टुनटुनी बहुत पसंद आती है और वह उस टूनी चिड़िया से दोस्ती कर लेता है। ऐसे ही रात हो जाती है और वह लोग सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, टूनी चिड़िया कालू कौवे को उठाती है। उठ जाइए, सुबह हो गई है, चले मैं आपको महल की तरफ छोड़ दूंगी। हाँ, चलो चलो। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी इतनी खिदमत करी। आप हमारे साथ चलें, हम आपको अपने महल में लेकर जाएंगे और आपको इसका बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। नहीं नहीं, इसमें इनाम की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ऐसे कहकर टूनी उड़ जाती है। कालू कौवा और उसके दोस्त उसके पीछे पीछे जाते हैं। टुनटुनी उसे महल में छोड़ देती है और खुद घर के लिए रवाना होती है। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तभी जग्गू कौवा कहता है, अरे इसमें माफी की क्या जरूरत है, आपने हमारा इतना ध्यान रखा। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और आप भी जब चाहे महल आ सकती हैं। कोई भी जरूरत हो, कोई भी काम हो, मुझे याद जरूर कीजिएगा। आपका शुक्रिया राजकुमार, आपने इतना पूछा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोल्डी कौवा भी महल में वापस चला जाता है। अगले दिन गोल्डी को टूनी की सारी बातें याद आती हैं। वह उसे बहुत याद कर रहा होता है। वह सोचता है क्यों ना मैं उससे मिलने जाऊं। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उससे मिलने चला जाता है। ऐसे लोग धीरे धीरे मिलने लगते हैं। जब इस बात की खबर कालू महाराज को होती है तब वह टूनी को बुलाते हैं। गोल्डी तो बहुत ही खुशी खुशी टूनी को बुलाने जाता है, उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। पर उसे नहीं पता था कि कालू महाराज के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं गौरी के दिमाग में भी कुछ और चल रहा होता है। कालू महाराज, मुझे लगता है हमारा तो गोल्डी बेटा बहुत बिगड़ गया है। वो एक गरीब चिड़िया के साथ दोस्ती में लग गया है। हाँ हाँ गौरी महारानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें उसका कुछ न कुछ तो इलाज करना ही होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गोल्डी अपने दोस्त टुनटुनी को वहाँ लेकर आ जाता है। माँ, ये टुनटुनी है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आपको इससे मिलना था ना, देखो मैं इसे ले आया। नमस्ते रानी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आओ। वह सिपाहियों को बुलाती है और उसके लिए खूब सारे पकवान बनवाती है और उसका खूब अच्छे से नाश्ता करवाती है। टूनी तो बहुत खुश थी, वहीं वो काफी शर्मा भी रही थी। गौरी महारानी उसे वहीं रुकने को कहती है। टूनी को महल में एक कमरा दिया जाता है। टूनी वहीं सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, टूनी को कालू कौवा दीवार में चुनवा देने का हुक्म देता है। टूनी तो बहुत डर जाती है। दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर टाइप करें। आप सभी का धन्यवाद।